दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। झारखंड की राजनीति में जो है आप देखिए कि गुटबाजी तेज हो गई है। कम से कम बीजेपी में तो अब ये साफ दिख रहा है। जिस तरीके से किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो ज्योतिरेश्वर सिंह हैं, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और उन्हें झारखंड में चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो उन्होंने पत्र लिखा है और अर्जुन मुंडा को केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बनाने की मांग की है। आशा लाकड़ा को जो है कल्पना सोरेन के काउंटर में खड़ा करने की मांग की है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ज्योतिरेश्वर सिंह को किसने कहा कि आप पत्र लिखिए। अर्जुन मुंडा केंद्रीय कैबिनेट में कृषि मंत्री थे और उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव हार जाने से किसी नेता के कद का, उसकी स्वीकार्यता का, उसके असर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और इसके साथ ये भी कहा है कि पुष्कर धामी को उत्तराखंड में आपने चुनाव हारने के बाद भी सीएम बनाया और केशव प्रसाद मौर्य को यूपी में आपने डिप्टी सीएम बनाया जबकि वो चुनाव हार गए। तो अर्जुन मुंडा के लिए भी आप कुछ करिए, उन्हें मंत्री पद दिलवाइए। सवाल यह है कि मंत्री पद नहीं मिलेगा तो अर्जुन मुंडा क्या करेंगे, क्योंकि जो झारखंड को लेकर के चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और विधानसभा चुनाव को लेकर जो मीटिंग हुई थी उसमें अर्जुन मुंडा लाकड़ा नहीं थे। इसी को लेकर के ज्योतिरेश्वर सिंह ने पत्र लिखा है। ज्योतिरेश्वर सिंह जो है किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ राजेश सर हैं और राजेश सर से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर ज्योतिरेश्वर सिंह ने पत्र क्यों लिखा, क्या कारण है। वो पत्र पहले भी लिख सकते थे जब मीटिंग हुई थी चुनाव को लेकर के। स्वागत है सर आपका। और पहला सवाल यही कि आखिर ये दिव्य ज्ञान ज्योतिरेश्वर सिंह को कब मिला, किसने दिया कि पत्र लिखा जाए शिवराज सिंह चौहान को। क्या मीटिंग में अर्जुन मुंडा को नहीं बुलाया गया तो जब उन्होंने ये देखा तब लिखा है, स्वविवेक से लिखा है, या इसके पीछे राजनीति है? जी नमस्कार नंदलाल भाई और साझा भारत के सभी दर्शकों को भी नमस्कार, जोहार। दिव्य ज्ञान ये कब मिला वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि इस तरह का दिव्य ज्ञान वाले कितने लोग हैं भाजपा में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ ज्ञानवान व्यक्ति एक वही है। और ज्यादा ज्ञानवान है, ज्यादातर लोग ज्ञानवान हैं, इसलिए गुटबंदी भी चरम पर है। ये देखिए, ये बहुत सीधी सी बात है कि ज्यादातर मंत्री तो चुनाव हारे हैं इस लोकसभा चुनाव में। स्मृति ईरानी जैसी तेज तर्रार मंत्री भी हारी है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी हारते हारते ही बचे हैं। तो अब बात यह है कि अर्जुन मुंडा झारखंड में रहेंगे या दिल्ली जाएंगे, करेंगे क्या। मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि बाबूलाल मरांडी पहले भाजपा के द्वारा बनाए गए प्रथम मुख्यमंत्री थे झारखंड के और उन्हें हटाया गया था। उनको हटाने के बाद अर्जुन मुंडा का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब सवाल यह है कि दो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दो, एक पूर्व मुख्यमंत्री तो रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बना के मतलब कन्नी काट लिया गया कि क्योंकि अगर वो भी रहते तो एक म्यान में 3-3 तलवारें हो जाती, तो उनको तो राज्यपाल बना करके एक्टिव पॉलिटिक्स से साइडलाइन किया गया। बच गए अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी। और खास बात यह है कि इन दोनों के क्रीडेंशियल सेम है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों आदिवासी चेहरा हैं, दोनों भाजपा के बड़े नेता हैं और लगभग समकक्ष। साथ साथ दोनों की पॉलिटिक्स चली है और दोनों केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दोनों का संगठन पे अच्छा पकड़ है और दोनों अच्छे संगठनकर्ता माने भी जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि जैसा शिवराज सिंह ने ऐलान किया, ये आपने जो ये दिव्य ज्ञान वाली बात कही, ये मिला कब? ये शिवराज सिंह चौहान के यहाँ दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में चुनाव बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस तरह की बातें उन्होंने कही। उसके बाद ये दिव्य ज्ञान अर्जुन मुंडा कैंप के लोगों को आ गया कि भाई फिर जब उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो वो स्वाभाविक दावेदार हो जाएंगे मुख्यमंत्री पद के।
तो फिर अर्जुन मुंडा का क्या होगा। तो उन्होंने फिर इस तरह की चिट्ठी लिखी। वैसे अर्जुन मुंडा यहाँ नहीं थे उस मीटिंग में। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका उत्तराखंड का दौरा था और शायद पहले से वो निश्चित था, तो वो पहले से निकले हुए थे, इसीलिए वो नहीं आ पाए, ऐसा कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है। अब इस तरह के दौरे जब होते हैं, प्रभारी पहली बार आ रहे हैं और जो व्यक्ति की अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझ रहा है वो नहीं है, तो इस तरह के दौरों के बहुत से निहितार्थ निकलते हैं। वो हमारे दर्शक स्वतंत्र है उस निहितार्थ को निकालने के लिए, पर कहा यह गया था। अब आते हैं आशा लकड़ा पे। आशा लकड़ा भी आदिवासी महिला है और तेज तर्रार महिलाओं में शुमार होती हैं भाजपा की, और रांची की मेयर रह चुकी हैं पहले, और राष्ट्रीय महिला मोर्चा में भी किसी अच्छे ऊंचे पद पर है वो भारतीय जनता पार्टी की। तो ये सीधी बात ये है, पोजिशनिंग हो रहा है कि आप चिट्ठी लिखें, कभी अर्जुन मुंडा के बारे में लिखें, आशा लकड़ा को कहाँ पोजिशनिंग करनी है वो लिखें। लुइस मरांडी के बारे में नहीं लिखा गया, जबकि देखा जाए तो लुइस मरांडी दुमका जैसे क्षेत्र से वो चुनाव जीती थी और पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री भी रही हैं भाजपा की, उनका नाम नहीं आया। आशा लकड़ा जो रांची में है, राजधानी से बाहर वो कभी जाती नहीं है, कभी गई नहीं है, ठीक है, क्योंकि राजधानी में तो वो जैसे कि अभी आप देखें तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में आम आदमी पार्टी का नाम सारे लोग जानते हैं। कारण यह है कि वो दिल्ली बेस्ड पार्टी और सारे मीडिया हाउसेज वहां है, उनको कवरेज अच्छा मिल जाता है। वही बात आशा लकड़ा के साथ है कि वो रांची की है, रांची की मेयर रही हुई है, तो उनको भी कवरेज अच्छा मिल जाता है, मीडिया में अच्छी पैठ है। सारे मीडिया जो राजधानी बेस्ड है उनको हमेशा पेपर वगैरह में छपते रहता था। तो ये मतलब उनकी स्थिति है। अब गुटबंदी पे ये भी आप देखें कि गुटबाजी सिर्फ ऐसा नहीं है कि अर्जुन मुंडा कैंप की तरफ से हो रही है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा का एक अलग कैंप खड़ा कर दिया है। ये तो पहले झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष थे और उसका विलय इन्होंने किया है। आप देख ले कि जितने सांसद जो लड़े हैं, चुनाव लड़े हैं इस बार, उसमें आप देख लें डुल्लू महतो, ये पहले झारखंड विकास मोर्चा में थे। अमर कुमार बावरी जो विपक्ष के नेता हैं, वो पहले झारखंड विकास मोर्चा में थे। कालीचरण सिंह जो चतरा के सांसद बने, वो पहले झारखंड विकास मोर्चा में थे। तो इस तरह से एक इन्होंने झारखंड विकास मोर्चा मय कर दिया है भाजपा को। और ये एक बहुत अंदरूनी सवाल हमेशा उठते रहता है पुराने कार्यकर्ताओं में कि जो लोग पार्टी छोड़ के बाबूलाल मरांडी के साथ गए थे, आज वो लोग पार्टी पर हावी हो चुके हैं। और इसलिए अर्जुन मुंडा कैंप की तरफ से ये शिगुफा कहें या जो भी कहें छोड़ा गया। सवाल वाजिब है, सवाल इसमें सारे के सारे वाजिब हैं कि भाई आदिवासी अगर चुनाव हार गया तो आप उसको मंत्री नहीं बनाएंगे। पुष्कर सिंह धामी को आप मुख्यमंत्री बना दिए चुनाव हारने के बावजूद। केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हारने के बावजूद आप उप मुख्यमंत्री बना दिए, तो अर्जुन मुंडा को क्यों नहीं बना सकते? चुनाव हारे तो क्या हुआ? चुनाव तो बहुत लोग हारते हैं, बहुत लोग जीतते हैं। जेपी नड्डा तो बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बने हुए हैं। तो चुनाव लड़ने का तो मंत्री बनने से कोई संबंध नहीं है। बहुत से लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ते, राज्यसभा से जाते। निर्मला सीतारमन वो कहाँ चुनाव लड़ी? वो तो पहले ही बोल दी कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकती हूँ, उतनी मेरी हैसियत नहीं है। विदेश मंत्री वो चुनाव नहीं लड़े हैं, रेल मंत्री वो चुनाव नहीं लड़े हैं। दरअसल सारा बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो तो है ही उन लोगों के पास जो चुनाव नहीं लड़ते। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी को छोड़ करके बाकी सारे क्रीम जो मंत्रालय है उन्हीं लोगों के पास है जो चुनाव नहीं लड़ते। तो फिर अर्जुन मुंडा को क्यों नहीं दिया जा सकता है? राज्यसभा में भेजा जाएगा बाद में, 6 महीने के अंदर टाइम रहता है। तो सवाल वाजिब है, लेकिन ये सवाल हमें ये बता गया कि गुटबंदी किस हद तक हावी। जी सर, सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी अर्जुन मुंडा जैसे नेता को इग्नोर करने का रिस्क ले सकती है? अगर वो नहीं ले सकती तो उनकी भूमिका क्या होगी? क्योंकि कैबिनेट तो अभी अभी बनी है, क्या उन्हें भरोसा दिया जाएगा कि आगे जब कैबिनेट विस्तार होगा नरेंद्र मोदी सरकार का तो आपको ले लिया जाएगा? क्या वो इतने पर शांत हो जाएंगे?
या फिर वो झारखंड का चुनाव जो अगले 4 महीने का चुनाव है, जुलाई आ गई है, 7वां महीना, और 11वें महीने में जो है आप चुनाव सभा पर होगा, दिसंबर में रिजल्ट आता है। क्या तब तक वेट किया जाएगा झारखंड, और क्या अर्जुन मुंडा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये मुझे लगता है कि सबसे अहम सवाल यही है कि क्या अर्जुन मुंडा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, देखिए इसमें बड़ी सीधी सी और बड़ी साधारण टेक्निक है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपनाती रही। सारे लोगों को बैठाया जाएगा और पहले मैं ये बता दूं कि मंत्री बन सकते हैं या नहीं, तो मंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि जितनी टाइट पोजीशन है उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हारे हुए व्यक्ति को बनाया जाएगा मंत्री, क्योंकि अगर वैसी स्थिति होती तो स्मृति ईरानी मंत्री पद का शपथ ले चुकी होती। तो मुझे नहीं लगता कि मंत्री बनाया जाएगा केंद्र में, क्योंकि अभी जीते हुए लोगों को ही संभालना मुश्किल हो रहा है, तो जो हार चुके हैं उनको अभी एडजस्ट करना मुश्किल। सीधी सीधी जो तरीका हमेशा भाजपा ने अपनाया, सबको बैठाया जाएगा, बोला जाएगा मोदी जी का नाम लेकर के कि मोदी जी ने कहा है कि सब सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, और सीएम कौन बनेगा ये चुनाव के बाद डिसाइड होगा। ये मतलब जो मैं हर जगह देखता हूं भाजपा का, जहां भी सत्ता में नहीं रहती है वहां पर मुख्यमंत्री पद वो के लिए वो किसी को प्रोजेक्ट करती नहीं। तो उस स्थिति में यही होता है कि सारे लोग बैठते हैं, उनको बोला जाता है कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे, और कौन सीएम बनेगा ये हम लोग बाद में तय करेंगे, ये आला कमान तय करेगा। तो और ये ऐसा स्टेटमेंट है कि इसके खिलाफ कोई बोलता भी नहीं, सारे लोग मान लेते हैं इस बात को कि हाँ भाई सामूहिक नेतृत्व। क्योंकि ये आप ध्यान रखें कि अर्जुन मुंडा कोल्हान क्षेत्र के बड़े नेताओं में, और आदिवासी है, आदिवासी के अलग अलग सेक्शंस है। यहाँ हम लोगों को आदिवासी का डेमोग्राफी भी समझना होगा, उनका पैटर्न भी समझना होगा। जैसे कहीं पर कोल्हान क्षेत्र में अलग है, खूंटी वाले क्षेत्र में अलग है, संथाल परगना में जाए तो वहाँ संथाल अलग है। तो इस तरह से अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं आदिवासी, और सबका ट्रेडिशन ठीक है, आदिवासियत के नाम पे सारे बेस सबका सेम है, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो अलग अलग, और उसमें इतने बड़े इतने विविधता वाले वर्ग को साधना अकेले बाबूलाल मरांडी के बस की बात नहीं है। और अगर उनके बस की बात होती तो सारे के सारे आदिवासी सीट हारती नहीं भाजपा या झारखंड में, जबकि दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में देखें तो वहां आदिवासी सीटें जीते हैं, उड़ीसा में जीते हैं, तो झारखंड में अगर इतना काबिल नेतृत्व था तो फिर यहाँ पर भी जीतना चाहिए था। कम से कम जो पिछली बार जीते हुए सीटें थी वो तो जीतते, पर वैसा भी नहीं हुआ। तो ये एक बहुत ही सेट पैटर्न है कि सब कोई बैठेंगे, बोला जाएगा कि भाई केंद्रीय नेतृत्व का ये आदेश है और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना है, सीएम कौन बनेगा ये बाद में देखेंगे। और एक बात जो आपने कहा कि क्या अर्जुन मुंडा को स्पेयर कर सकती है मतलब भारतीय जनता पार्टी, नहीं, अर्जुन मुंडा को नेग्लेक्ट करना या साइडलाइन करना बहुत भारी पड़ेगा जी। जैसे कि ज्योतिरेश्वर सिंह का जो पत्र है उसमें उन्होंने लिखा है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ऐसे आदिवासी नेताओं को आगे लाया जाए जिनका समाज पर प्रभाव हो। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि बाबूलाल मरांडी का मतलब प्रभाव इतना नहीं है कि मतलब काम चलाया जा सके, दूसरे नेताओं की भी जरूरत है। और 2024 का लोकसभा चुनाव उसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है, या आदिवासी बहुल सीटों पर हारे हैं। तो क्या ये बाबूलाल मरांडी को कमतर बताने की कोशिश है एक तरीके से सर, कि उनका प्रभाव जो है बहुत कम है? हाँ, नहीं, कमतर बताने का प्रयास उसी समय शुरू हो गया था जबकि रिजल्ट आया। पिछले बार से तो सीटें घटी है, पिछली बार 14 में से 12 सीटें एनडीए यहाँ जीती, इस बार 9 सीट पर आई। ठीक है, हर राज्य में लॉस हुआ है, लेकिन झारखंड ऐसा राज्य है जहां पर कि ये मान के चला जा रहा था और मीडिया के वर्ग के द्वारा भी पूरा प्रोपेगेट किया गया था कि 14 सीटें एनडीए जीतेगी या फिर 13 जीतेगी।
12 से कम होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जिस तरह से नेशनल मीडिया में चल रहा था कि 350 आएगा कि 400 आएगा, इस पर बहस होता था। मतलब 272 पर का तो कोई बहस ही नहीं था पूरे देश की मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से झारखंड में भी बहस का मुद्दा यह नहीं था कि 12 आएंगे या नहीं आएंगे, यह था कि 13 आएंगे या 14 आएंगे, ये चल रहा था। और उस स्थिति में जब आप हारते हैं सीटें, अपनी सिटिंग सीटें आप हारे हैं, तो सीधी से, और वो भी तब जबकि आपको फ्री हैंड दिया गया, आपने अपने लोगों को थोपा। जो झारखंड में भाजपा के मूल कार्यकर्ता, उन सब पर जेवीएम के लोगों को थोपा गया। और सीधी बात है कि भाई जो हमेशा भाजपा के साथ सुख दुख में खड़ा रहा, जो व्यक्ति पार्टी छोड़ के गया था, पार्टी तोड़ के गया था, वो वापस आता है और अपने कार्यकर्ता जो उसके साथ गए थे, उन्हीं कार्यकर्ताओं को वापस थोपा जाता है। तो फिर वो मूल कार्यकर्ता जो कि हर दुख सुख में साथ खड़ा रहा, उसको ठेस पहुंचती है। और ये स्थिति है। अर्जुन मुंडा तो जब से भाजपा में है तब से है। पहले हालांकि वो थे झारखंड मुक्ति मोर्चा में, काफी पुराने कार्यकर्ता थे, लेकिन जब से भाजपा में आए तो उसके बाद वो कहीं गए नहीं। तो उनके जैसे या उनके कैंप के कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि भाई बाबूलाल मरांडी कभी यहाँ से एक तो विद्रोह करके वो चले गए उनके, और जो करके भाजपा और मोदी जी के खिलाफ बोलते थे। मैं बता दे रहा हूं कि मैं जब झारखंड विकास मोर्चा में शामिल हो रहा था, उस समय जो बाबूलाल मरांडी ने भाषण दिया था, आप यकीन नहीं मानेंगे कि कोई भी पॉलिटिकल कोर्स में कोई भी व्यक्ति मोदी जी के व्यक्तिगत जीवन पर आघात नहीं करता है या आक्षेप नहीं करता है। और बाबूलाल मरांडी जी के वर्ड्स थे कि हमारे प्रधानमंत्री को महिलाओं की बहुत चिंता रहती है, लेकिन वो अपनी ही पत्नी की चिंता नहीं करते, उनको छोड़ दिए हैं। इस तरह के वर्डिंग्स। और इस तरह से प्रहार करने वाले व्यक्ति को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं आज। और सिर्फ यही नहीं है, जो लोग झारखंड विकास मोर्चा में विधायक बनने के बाद गए थे भारतीय जनता पार्टी में, तो हुआ कि भाई शगुफा छोड़ा गया कि उनको खरीदा गया है, 2-2 करोड़ रुपया दे करके खरीदा गया। और चिट्ठी भी बाबूलाल मरांडी ने, प्रदेश अध्यक्ष उस समय रविंदर राय हुआ करते थे, उनके लेटर हेड पे एक चिट्ठी निकाल दिया था इन्होंने, ये देखिए चिट्ठी है, इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि किसको कितना पैसा पहुंचाएगा और कौन पहुंचाएगा। इस तरफ फिर उस पर FIR भी हुआ, दोनों तरफ से केस भी चल रहा था। तो सही बात तो यह है कि भद पिटी हुई थी उस समय, दोनों तरफ से छीछा लेदर पूरा हुआ था। और उस चीज को भूल करके आप जब प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं और उनको फ्री हैंड देते हैं, तो बहुत सीधी सी बात है कि अब मैं ही आपके साथ भाई हर दिन पैनल पे बैठता हूं, कल को कोई आप नया पॉलिटिकल एनालिस्ट ले आए, उसे मुझसे ज्यादा तवज्जो दे, तो मुझे तो गुस्सा आएगा कि यार नंदलाल भाई ये क्या कर रहे हैं। तो ये सारी बातें ह्यूमन नेचर में ये होता है। और जो भाजपा के मूल कार्यकर्ता हैं, जो कि हमेशा खून पसीना बहाए, तो उनके अंदर एक अनरेस्ट है, वो थोड़े क्षुब्ध हैं और वो उस तरह से जुड़ा हुआ नहीं पा रहे हैं अपने आप को, जिसका परिणति ये चिट्ठी है और ये दिव्य ज्ञान जो आपने कहा कि भाई मिला है ज्योतिरेश्वर सिंह को। जी सर, उन्होंने चिट्ठी में जो है ये भी स्वीकारा है कि कल्पना सोरेन का असर हो रहा है आदिवासी बहुल सीटों पर, आदिवासी इलाकों में। तो आपको क्या लगता है कि कल्पना सोरेन, चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन की जो जोड़ी है, वो आने वाले 2024 के जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं रहने वाला है कि वो जेएमएम की सरकार को गिरा दे या हरा दे, मतलब चुनाव में हरा दे। क्योंकि अगर किसान मोर्चा का व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि कल्पना सोरेन का असर है, तो जाहिर है कि कुछ न कुछ तो उसमें सब्सटेंस है, कोई न कोई बात तो है। और ये विपक्ष का नेता स्वीकार कर रहा है कि असर हो रहा है। जी, याद होगा नंदलाल भाई, जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद हम लोग डेली उस समय डिबेट का कार्यक्रम कर रहे थे। एक दिन आपने डिबेट करवाया था कि झारखंड को क्या मिला, तो उस दिन मैंने ही कहा था
कि झारखंड की उपलब्धि ये रही कि यहाँ एक नए नेताओं का ब्रीड मिला है झारखंड को। और मैंने बहुत बेबाकी से और बड़े सीधे तरीके से कहा था कि कल्पना सोरेन, उनका जो प्रभाव है और जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ के मोर्चा संभाला है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक उपलब्धि है। और ये उपलब्धि नहीं हो पाती अगर हेमंत सोरेन जेल में नहीं जाते, क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि संकट में जब जब कोई पार्टी होती है तभी उससे दबे हुए कार्यकर्ता या कोई नया कार्यकर्ता ऐसा निकलता है जो बड़े जोरदार ढंग से लीड करता है। और कल्पना सोरेन वही है। आई बात चंपई सोरेन की, तो वो एक बहुत ही पुराने क्रांतिकारी नेता है और समझिए नायक फिल्म में जैसा अनिल कपूर थे उसका कॉपी है। ये फटाफट डिसीजन लेने में विश्वास रखते हैं, इन पर कोई करप्शन का चार्ज न छुआ है इनको, न ये उसके आसपास कभी दिखे हैं। और जिस तरह से जितनी भाषाओं में ये संवाद करते हैं कार्यकर्ताओं से या जनता से, वो भी एक अभूतपूर्व चीज। क्योंकि जब भी आप किसी गांव में जाए, वहां के गांव के लोगों से उनकी भाषा में जब बात करते हैं तो कनेक्ट बड़ा जोरदार बनता है। और चंपई सोरेन इसमें माहिर है। ये अलग बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्योंकि दिसोम गुरु की पार्टी है, उनकी बनाई हुई पार्टी है, तो उनके परिवार के छाये में बहुत से काबिल नेता उतना उभर नहीं पाए या नहीं उभर पाते हैं। और ये मौका मिला है चंपई सोरेन को, तो उन्होंने दिखाया है काम करके, और वो काम कर रहे हैं। एक तरह से मैं व्यक्तिगत बातचीत में कहता भी हूँ कि चंपई सोरेन रॉबिन हुड है झारखंड के, और एक रॉबिन हुड बना है यहाँ का मुख्यमंत्री। तो और जब वो और कल्पना सोरेन, इन दोनों की जोड़ी, और यदि हेमंत सोरेन जेल से निकल गए तो ये समझ लीजिए कि ये तिकड़ी बहुत ही भारी पड़ेगी भाजपा पे। और वैसे भी भाजपा का अभी आप राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो जहां भी इसको लोकल चैलेंज मिला है वहां ये टिक नहीं पाए। पूरे देश में आप देख लें, दक्षिण भारत में देख लें, उत्तर भारत में देख लें, उत्तर प्रदेश में देख लें, जहां जहां इनको लोकल चैलेंज मिला है वहां ये नहीं टिक पाए। जी, एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए सर कि आप जहां भाजपा हारी है, आप देखिए कि वहां प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं में अनबन शुरू हो गई। यूपी में तो ये खास तौर पर देखा जा रहा है कि डीएम, एसपी और तमाम जो प्रशासनिक निगम और मेयर हैं, इन अधिकारियों के साथ जो है भाजपा कार्यकर्ताओं की लड़ाई हो रही है। यहाँ पर चूंकि राज्य सरकार झारखंड की जेएमएम की है, लेकिन उस तरीके से भी देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन गुटबाजी तो बहुत ज्यादा है। और सवाल ये है कि जब चुनाव प्रभारी आए थे शिवराज सिंह चौहान, हेमंता विश्व शर्मा, तो उन्होंने क्या पूछा नहीं कि अरे अर्जुन मुंडा साहब को और आशा लाकड़ा जी को आप लोगों ने बुलाया नहीं। मैं बता दूं कि जो SC ST का नेशनल कमीशन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उसकी सदस्य हैं आशा लाकड़ा, और इनको मार्च में जिम्मेदारी मिली थी। तो सवाल वही है सर कि अगर इन नेताओं को लेकर के बीजेपी नहीं चल पाती है, अभी आप देखिए कि RSS में बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा, इसको भी लेकर के जो चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जो बनेगा उसके बाद की राजनीति झारखंड में किस तरीके से आकार लेगी, किन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, बीजेपी अध्यक्ष क्या क्या कहेगा, क्या बीजेपी में अध्यक्ष भी जो है मोदी और शाह का आदमी होगा। तो अभी आने वाले दिनों में झारखंड में बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन ज्योतिरेश्वर सिंह को सर आप जानते होंगे, क्या लगता है उनकी राजनीति क्या रही, किसके करीबी माने जाते हैं? जी, ये बहुत सीधी सी बात है कि वो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं और कृषि मंत्री का प्रभार भी मिला था बीच में अर्जुन मुंडा को। तो सीधी सी बात है कि वो उनके नजदीक। दूसरी तरफ की जो बाबूलाल मरांडी है, उनका प्रभाव ज्यादातर गिरिडीह क्षेत्र या संथाल से जुड़े हुए इलाकों में रहा है। रांची या उससे ऊपर के जो क्षेत्र हैं, खूंटी हो गया, गुमला हो गया, पलामू हो गया,
या कोल्हान हो गया, इन सब क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रभाव उनका कभी रहा नहीं। तो नेचुरली उस इलाके के जो लोग हैं वो ज्यादातर नजदीक अपने आप को पाते हैं अर्जुन मुंडा के, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी थे जब तो कोल्हान क्षेत्र के एक कार्यकर्ता से उनका व्यक्तिगत संवाद हुआ करता था। एक बात मैं बताऊं कि जो आपने कहा कि प्रशासन से लड़ाई हो रही है भाजपा कार्यकर्ताओं की, ये एक मानसिकता है। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं तुम्हें 5 किलो अनाज दे रहा हूं, तुम अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो तुमको पाप लगेगा, ठीक वही मानसिकता कार्यकर्ताओं की हो गई है कि यदि कोई हमारी राज्य सरकार है और वहां कोई अधिकारी है तो ये उसका नैतिक दायित्व है कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने में मदद करे। ये जो एक मानसिकता आई है, ये आप तो खैर खुद पढ़े ही होंगे, जब भी आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जर्मनी वाली मानसिकता है कि अगर तुम अधिकारी हो और हमारी सरकार है तो तुम हमारे कार्यकर्ता जैसा काम करो और हमारे लोगों को जीतने में मदद करो चुनाव में, वरना तुम हमारे किसी काम के नहीं। ये जो यहाँ तक कि अयोध्या में राम मंदिर बनने पर लोगों का ये एक फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि अयोध्या फैजाबाद के में तो सीट हार ही नहीं सकते हैं, और हारने के बाद लोगों ने अयोध्या वासियों को जम के गाली गलौज भी किया है, सोशल मीडिया पूरा भर गया था इससे। तो ये एक मानसिकता है जो संघी मानसिकता कहते हैं कि यदि हमने तुम्हारे लिए कुछ किया है तो तुम्हें वापस हमें वोट देना होगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। जी, एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि एक बार वहां पर जो है एक ब्राह्मण कैंडिडेट अयोध्या में सपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं और तब अयोध्या का अपमान नहीं हुआ था, और चूंकि वो ब्राह्मण थे। इस बार जो जीते हैं वो दलित हैं, पारसी हैं, और जिस तरीके से अयोध्या के लोगों को कोसा जा रहा है वो बताता है कि बीजेपी के हारने से ज्यादा दुख ये है कि एक दलित जीत गया है, जी, छोटी जाति का आदमी जीत गया है। ये बात आ रही है सर। लेकिन इस डिबेट के आखिरी हिस्से में मैं आपसे जो है ये जानना चाहूंगा कि चंपई सरकार में अब कैबिनेट विस्तार होना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस की जो दीपिका पांडे हैं वो और इरफान अंसारी मंत्री बन सकते हैं। जेएमएम भी अपने कोटे से एक दलित जो है बैद्यनाथ राम को मंत्री बना सकती है। चुनाव में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार को आप कैसे देखते हैं? क्या दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी को मंत्री बना देने से कांग्रेस को कुछ फायदा होगा, जेएमएम को कुछ फायदा होगा? पहले तो बात करूं मैं दीपिका पांडे सिंह। आपको ज्ञात होगा कि पहले उन्हें गोड्डा से टिकट मिला था चुनाव लड़ने के लिए, और वहाँ प्रदीप यादव और उनके समर्थकों ने बड़ा राहुल गांधी से मिल करके डिमांड किया कि नहीं, टिकट चेंज किया जाए, जिसके बाद कि राहुल गांधी ने बोला भी कि दीपिका पांडे सिंह को कि आप टिकट वापस कर दीजिए, और इन्होंने वापस कर दिया। और ये मैं मानता हूं पार्टी के प्रति वफादारी, और उस वफादारी का उस महिला को जो कि एक, और इतना कुछ होने के बावजूद वो बहुत एक्टिव थी संसदीय चुनाव में। ऐसा नहीं हुआ कि भाई हमारा टिकट वापस ले लिया है तो घर बैठ जाओ, या जो उम्मीदवार है उनको मदद नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं थी। इन्होंने अपना जी जान लगाया। हार जीत अलग मामला है कि उसके बहुत से कारण थे, वो हम लोग का आज का विषय नहीं है, पर ये है कि उस महिला को इसका इनाम मिलना चाहिए, और वो आप मंत्री बना के ही दे सकते हैं, और तो कोई तरीका है। रही बात इरफान अंसारी का, तो वो एक बहुत ही बड़बोले विधायक है। अगर कांग्रेस का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बातें करने वाला कोई विधायक है तो वो इरफान अंसारी है। वो कब क्या बोल देंगे, किसको क्या बोल देंगे, ये पता नहीं। अब लेकिन हो सकता है कि अगर मंत्री बने तो शायद अपने जुबान को काबू में रखें, क्योंकि मंत्री का अलग प्रोटोकॉल होता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि उनकी आदत सुधरने वाली है। तीसरा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटा से बात चल रही है बैजनाथ राम को बनाने का, याद होगा आपको पिछली बार भी जब चंपई सोरेन ने शपथ लिया था, उस समय जब मंत्रिमंडल का
गठन हो रहा था, तो उस समय भी बैजनाथ राम को बनाने की बात थी और उनको फोन करने के बाद आखिरी समय पर उनको मना किया गया कि नहीं, आपको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। और वो शायद एक आध घंटे पहले ही उनको बताया गया था कि नहीं, आप शपथ नहीं ले पाएंगे, आपको नहीं बनाया जा रहा है। और ये इस कारण से बहुत नाराज भी हुए थे बैजनाथ राम। बहुत लोगों ने इसको इस तरह से प्रोपेगेट किया कि भाई एक दलित का अपमान किया गया है। और सही मायने में देखा जाए तो इस मंत्रिमंडल में कोई दलित है भी नहीं। सत्यानंद भोक्ता थे, मतलब दलित थे, अब वो आदिवासी हैं, क्योंकि उनकी जाति जो है वो आदिवासी के लिस्ट में आ चुकी है। तो अगर देखा जाए अनुसूचित जाति से एक भी मंत्री नहीं है इस मंत्रिमंडल में, तो उनको बनाना। और पलामू वाले इलाके में, पलामू प्रमंडल में बैजनाथ राम काफी पुराने नेता है और बहुत बार से जीतते रहे हैं चुनाव और जुझारू नेता माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उस इलाके में बैजनाथ राम एक तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन के लिए। दीपिका पांडे सिंह एक अच्छा चॉइस है वो। और ऐसे भी महिला कोटा में कांग्रेस के तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो इनको मौका मिलना चाहिए रिप्रेजेंट करने का कांग्रेस को महिला के रूप में। और इरफान अंसारी के बारे में तो जो कहा जाए वो कम है जी। एक चीज जो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, जो हमारे पास जानकारी है कि बैजनाथ राम को इसलिए पिछली बार मंत्री नहीं बनाया गया था कि जो 12वां मंत्री कैबिनेट में होने वाला था उस पर कांग्रेस ने भी दावा किया था और उस पर कंफ्यूजन था कि वो मंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अभी जब झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर जब अचानक से सुबह में आते हैं और कल्पना सोरेन के साथ हेमंत सोरेन से मिलने जाते हैं, तो माना जा रहा है कि इस 12वें पद के लिए जो मंत्री पद है उस पर बातचीत हो गई है और जेएमएम के वो बोल दिया गया है कि आप मंत्री बना लीजिए। तो अब क्लियर हो गया है और देखना यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होता है। लेकिन झारखंड में जो है विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। हम लोग भी इधर जून के महीने में जो है थोड़ा अस्त व्यस्त थे, बहुत सारी चीजें जो है करनी है, लेकिन साझा भारत पर अब कोशिश रहेगी कि हर रोज हम लोग आपसे मुखातिब हों। शाम की बहस का सिलसिला फिर शुरू किया जाए। वैसे मंजर भाई और राजेश सर तो आपसे लोगों से नियमित ही 1-2 दिन के अंतराल पर मिलते रहते हैं, मैं भी कोशिश करूंगा कि आऊं। राजेश सर अगर आप और कुछ कहना चाहें तो, अदरवाइज डिबेट एंड करते हैं। अब मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि मंत्रिमंडल विस्तार मेरे विचार से जो हम लोगों के पास खबर है कि 1-2 दिन के अंदर ही होने की संभावना है जी। शुक्रिया सर, आप जुड़े और झारखंड के मुद्दों पर बातचीत हमने की और आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आप सब अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। राजेश सर आपका फिर से शुक्रिया था, कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद। जय भीम सर।